बच्चों, आज हम शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समय सारणी टाइम टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। समय सारणी को समय प्रचक्र, समय तालिका और समय विभाग चक्र आदि भी कहा जाता है। समय सारणी अथवा समय तालिका के आधार पर कोई भी संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर लेता है। इसी के आधार पर कोई भी संगठन के द्वारा जो भी पूर्व में निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकतम प्रयास किया जाता है। इस योजना के आधार पर अर्थात समय सारणी की जो योजना है उसके आधार पर इस शिक्षक, शिक्षार्थी, हम कह सकते हैं अध्यापक, छात्र अध्ययन और अध्यापन करते हैं तथा हम यह कह सकते हैं कि इसके आधार पर समस्त जो विद्यालय के कार्य हैं उसी समय में उसका एक विभाजन होता है। पाठशाला में क्रियाओं को कब कराना है, समसामयिक चीज़ों को कब कराना है, योग की क्लासेस कब करानी है, प्रार्थना सभा कब करानी है, शिक्षण की कक्षाएं कब करानी है, प्रयोगशाला कब कराना है, इन सारी जो विषय वस्तुएं हैं उनका ज्ञान हमको इस समय सारणी के माध्यम से ही होता है। देखिए, समय सारणी जो है विद्यालय के समय के पूर्व नियोजित एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही समय का हम प्रबंधन करते हैं और हम यह कह सकते हैं कि यह प्रबंधन संस्था के संपूर्ण शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्यों का एक हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्य अर्थात जो शिक्षण से जुड़े हुए कार्य हैं और शिक्षणेतर कार्य जो शिक्षण से इतर हैं, जो अलग है, जैसे पाठशाला में क्रियाएं जो कि बच्चों के आप अधिकतम विकास के लिए आध्यात्मिक, नैतिक और जो भी उसके सामाजिक, सांस्कृतिक उसके विकास के लिए जो ये प्रवृत्ति है उसके लिए विधि पूर्वक एक संचालन ये करता है। अब आइए हम ये कह सकते हैं कि समय सारणी वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी भी विद्यालय की समस्त प्रवृत्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो तमाम शिक्षण के विषय हैं उनके लिए किस महत्व के आधार पर किस विषय के लिए कितना समय दिया गया है और पाठशाला में क्रियाओं के लिए किस प्रकार का समय है, शारीरिक शिक्षा के लिए, योग की कक्षाओं के लिए, प्रार्थना सभा के लिए, खेल कूद की एक्टिविटी के लिए किस प्रकार से हमको आयोजन करने हैं, कितने समय करने हैं, कब करने हैं, किस दिन करने हैं, किस हफ्ते में करने हैं, किस पखवाड़े में करने हैं, किस महीने में करना है, यह सब समय सारणी के माध्यम से हम जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने पहले से आपके समय को बचाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका समय सारणी में प्रकार अक्सर करके पूछा जाता है। अगर इसको 15 नंबर में पूछा जाएगा कुछ और इसके साथ में जोड़ के, या फिर टिप्पणी में अक्सर करके 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो समय सारणी के जो प्रकार बताए गए हैं वह प्रकार में हमारा पहला है कि समय सारणी के प्रकार के अंतर्गत इस संपूर्ण विद्यालय के लिए व्यापक समय सारणी। ये विद्यालय जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्य जो भी विद्यालय के होंगे A to Z उन सब के लिए एक व्यापक समय सारणी तैयार की जाती है जो कि हमारे इस फर्स्ट वाले प्रकार के अंतर्गत होती है। जितने भी A to Z कार्य होते हैं रिलेटेड, मैंने आपको भी बताया भी है
तो उन सारे कार्यों को इसमें समाहित किया जाता है। दूसरा जो है रिक्त कालांश समायोजन, जिसमें कैजुअल में अन्य शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है जिनके पास कि कम कालांश है। जो शिक्षक अगर खाली हैं या फिर कैजुअल में इमरजेंसी में कोई शिक्षक नहीं आया है तो उन कक्षाओं को इंगेज करने के लिए उस शिक्षक की जगह पर हम रिक्त कालांश का समायोजन करते हैं कैजुअल शिक्षक के माध्यम से अथवा अन्य शिक्षक के माध्यम से। अब शिक्षक हेतु समय सारणी, एक शिक्षक को कब, क्या, कहाँ, कैसे पढ़ाना है, इस बात की चर्चा हम इस तीसरे वाले जो हमारा शीर्षक है कि शिक्षक हेतु समय सारणी। शिक्षक को इसमें पूरी विस्तार से उसकी जानकारी दी जाती है कि किस कक्षा में, किस वर्ग में, किस समय पर किस विषय को उसके द्वारा अध्यापन किया जाए। चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। आप जानते हैं कि आज के समय में बच्चों के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का किस प्रकार से महत्व है। मानव संसाधन मंत्रालय का ये कहना है कि बच्चों को केवल किताबी क्रिया नहीं बनाना है, उनको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत उनको इसका भी ज्ञान देना है जिससे वह शारीरिक कौशल शक्ति को प्राप्त करें, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें, सामाजिक शक्ति को प्राप्त करें, सामूहिक शक्ति को प्राप्त करें। तो हम इसमें इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। चौथे बात, पाँचवें में कक्षा विशेष और उसके वर्गों की समय सारणी। बच्चों कभी कभी प्रतिभाशाली बच्चों की अलग कक्षाएं करनी पड़ती है, मंदबुद्धि बच्चों की अलग कक्षाएं करनी पड़ती है। अभी वर्तमान समय में आपके सामने कोविड की महामारी है, इसमें जगह जगह अभी थोड़े दिन पहले आपदा प्रबंधन के गुर आपको सिखाए गए और उसके लिए हमको विशेष कक्षाएं ज्वाइंट रूप से चलानी पड़ी या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग बौद्धिक स्तर पर हमको चलानी पड़ी। तो विशेष कक्षाओं के लिए इस प्रकार के आयोजन हमको समय समय पर करने पड़ते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट है खेल कूद संबंधी समय सारणी। इसके नाम से ही आप जानते हैं कि खेल कूद किस दिन और किस समय किस जगह पर हो, इसके बारे में इसकी जानकारी होती है। किस खेल के लिए कितने बच्चों की संख्या में कहाँ उपस्थित होना है, तो उसकी जानकारी इसमें दी जाती है। सातवां है गृह कार्य हेतु समय सारणी। देखिए गृह कार्य हेतु समय सारणी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गृह कार्य बच्चों को कितने तरह का दिया जाए। जैसे कि आजकल का समय क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर का चलन बढ़ गया है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा कम हो गया है, फिर ट्रू एंड फॉल्स सत्य असत्य के तौर पर, या फिर कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड गृह कार्य इस प्रकार के दिए जाएंगे। तो ये सारी विस्तार से चर्चा इसके माध्यम से होती है। अब आइए हम लोग आगे जो आपको बताना है वह यह है कि ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगला जो हम पॉइंट रख रहे हैं यह है कि समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। जो हमारा सिद्धांत है यह भी अक्सर करके, ठीक है, यह भी अक्सर करके आपसे हमेशा पूछा जाता है। और आप ये भी जानें कि इसके द्वारा आपको दो प्रश्नों के आगे उत्तर लगना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि एक अच्छी समय सारणी में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से गुण उसमें होते हैं, तो उस गुण को हम उसमें समाहित कर सकते हैं। जो सिद्धांत है वही गुण भी होगा और उसको आप उसके उत्तर में गुण वाले में लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से आप उस पर अपने दिमाग को लगाएं कि अगर पूछा जाएगा कि एक अच्छी समय सारणी के कौन कौन से गुण हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आपको जो समय सारणी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को देखकर भी आप उसके गुण को, उसकी विशेषताओं को बता सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ है एज इट इज। अब इसमें जो पहला सिद्धांत बताया गया कि पहला हमारा सिद्धांत है
कि विभागीय नियम एवं शर्तों का सिद्धांत। वर्तमान में विभागीय नियम किस प्रकार से विभाग किस महत्व के विषयों को कितना कालांश कितना समय आवंटित करता है, महत्वपूर्ण विषयों के लिए किस प्रकार का प्रबंधन प्रत्येक माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर अथवा हायर लेवल पर हम अलग अलग करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार की गाइडलाइन है हमको विभागीय नियम और शर्तों के आधार पर, तो उसका हमको अक्षरशः पालन करना पड़ता है। वर्तमान में कोविड में आप ये भी देखेंगे कि ऑनलाइन कक्षाओं का चलन है, ये अभी आदेश जारी हुआ है, तो हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं विभागीय आदेश से ही चल कर रहे हैं। यह भी एक आप उदाहरण में ले सकते हैं। फिर विषय की महत्ता एवं उपलब्ध समय अवधि का सिद्धांत। विद्यालय में कितनी समय अवधि में बच्चा रहता है, कितना संसाधन आपके पास है, विषय की महत्ता किस प्रकार की है। गणित का विषय महत्वपूर्ण है, साइंस का विषय महत्वपूर्ण है, गौण विषय जो होते हैं इससे अलग, जैसे क्राफ्ट का है तो क्राफ्ट के लिए आप हफ्ते में 3 दिन का समय दे दें तो बहुत है। गणित का विषय अगर आप नियमित रूप से उसका थोड़ा पीरियड का समय बढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हमको जो कह सकते हैं कि विषय की महत्ता और उपलब्ध समयावधि का सिद्धांत, इस प्रकार का समय आप आवंटित करते हैं। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जटिल विषयों के लिए हम पहली कक्षा लेते हैं, फिर दूसरी कक्षा ले लेते हैं कि बच्चा अभी एकदम तरोताज़ा दिमाग मस्तिष्क उसका रहता है और वो अच्छे ढंग से सीख सकता है और महत्वपूर्ण विषय को धारण कर सकता है। फिर जो तीसरा सिद्धांत बताया गया है कि विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधनों के अधिकतम प्रयोग का सिद्धांत। कितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम समय सारणी के माध्यम से उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। कितनी प्रयोगशालाएं हैं जिसके माध्यम से हम सभी बच्चों को प्रयोगशाला का लाभ दे सकते हैं, वाचनालय का लाभ दे सकते हैं, कुर्सियां हैं, फर्नीचर हैं, बिल्डिंग्स हैं, किस प्रकार की क्या व्यवस्था है और उसका अधिकतम उपयोग हो पा रहा है। यह चीज़ हम इस सिद्धांत के माध्यम से देखते हैं कि वास्तव में जो भौतिक और मानवीय संसाधन हमारे पास हैंड्स हैं, तो उस हैंड्स का सदुपयोग पूरे सहज तरीके से, अधिकतम तरीके से हो पा रहा है कि नहीं, यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हम सुधार कर सकते हैं। फिर जो बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें अगर आप अलग से न जोड़े, थकान का सिद्धांत है कि व्यक्तिगत जो उसकी आवश्यकताएं हैं और उसकी थकान का सिद्धांत है। देखिए हमारे बीएड में बाल मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाई जाती है और आप सब जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें कि बालक किस उम्र में उसके मन मस्तिष्क में किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसका आकलन एक श्रेष्ठ बाल मनोविज्ञानी कर सकता है। इसलिए आपको बीएड में पढ़ाया जाता है कि आगे अगर आप इन फ्यूचर आप शिक्षक बने तो निश्चित तौर से बालक के मन मस्तिष्क को समझें कि किस तरह से अगर बालक 2 साल का है, 4 साल का है, 8 साल का है, 13 साल का है, 17 साल का है, 25 साल का है, तो किस प्रकार की उसके में गतिविधि रहेगी, किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ उसकी होंगी, उसकी निश्चित आवश्यकताएं उस उम्र में क्या होंगी। तो उन सभी चीज़ों को हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हम इसमें रखते हैं इस सिद्धांत में, जो हमारे समय सारणी का सिद्धांत है। और थकान का सिद्धांत, थकान के अंतर्गत कि बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि बालक थक जाता है। निश्चित तौर से जटिल विषयों को पढ़ने के बाद से बालक थकता है, और तो इसके नाते से बीच में आज के समय में इस बात पर सरकार भी फोकस कर रही है और एनसीटी भी फोकस कर रही है। नए शेड्यूल जारी हो रहे हैं मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कि बीच में बच्चों को थोड़ा सा हम मोटिवेशन भी 10 मिनट का दे सकते हैं, 5 मिनट का, थोड़ी सी उनको एक इस माध्यम से कि वो फिर से तरोताज़ा हो जाएं, एकाग्रचित होकर फिर से तन्मयता के साथ में अध्ययन करें।
अब जैसे जटिल विषयों को पढ़ाने के बाद से जब बच्चे थक जाते हैं तो 10 मिनट का उनको मेडिटेशन दे दिया जाना चाहिए, 10 मिनट का विश्राम दे दिया जाना चाहिए। अब ये प्रबंधन किस प्रकार की व्यवस्था करता है, इसको हम उसमें शामिल करते हैं। फिर अगला जो हमारा सिद्धांत ये कहता है कि विद्यालय का जो स्तर है, जो प्रकार है, वह किस प्रकार है। क्या विद्यालय प्राथमिक स्तर का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है, माध्यमिक स्तर का है अथवा हायर लेवल का है। तो वहाँ पर कालांश की जो अवधि है वो घटती बढ़ती है। वह जो हमको दिशा निर्देश होता है उस स्तर के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में, अभी अगर हम लोग प्ले स्कूल के माध्यम से देखें, बच्चे तन्मयता के साथ में 15 से 20 मिनट रह पाते हैं। छोटे बच्चे प्राथमिक में जो रहते हैं वह भी थोड़ा सा और अधिक समय तक रह पाते हैं। तो इस प्रकार से जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता है। अब इसीलिए हायर लेवल पर हम 45 मिनट की क्लास रखते हैं, 50 मिनट की क्लास रखते हैं। 11वीं 12वीं में हम 50 मिनट की क्लास जो हमारे जटिल विषय उनके लिए रख सकते हैं। अब जो हमारा प्रकार है, किस प्रकार का वो विद्यालय है, वो निजी विद्यालय है, पब्लिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है कि रेजिडेंशियल विद्यालय है, वहाँ की तत्कालिक स्थिति किस प्रकार की है, उसको हम इसमें समाहित करते हैं। कि अगर निजी विद्यालय है तो वहाँ के टर्म्स कंडीशन हमको किस प्रकार के अलाउ करते हैं कि एक ही कक्षा में कई बच्चों को पढ़ना है तो टाइम पीरियड का ड्यूरेशन क्या होगा। अब अगर पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल में अगर संसाधन हमारे पास अफराद में बहुत ज़्यादा हैं तो सुकून के साथ में हम अच्छे ढंग से और भी बच्चों को समाहित करके उसमें कक्षाएं हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बात का इसमें ध्यान दे सकते हैं। फिर बालक के सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज बालक को मात्र केवल पढ़ाई लिखाई में ही आगे नहीं होना है, उसको जो हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण उसकी उन्नति है, उसका जो विकास है वह कैसे होगा। उसकी में जब आध्यात्मिक हो जाए, उसका आध्यात्मिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। तो इस प्रकार से हमको नैतिक विकास होगा। यह कैसे होगा, इसके माध्यम से हम सर्वांगीण विकास करने के लिए फोकस करेंगे। जैसे कि शिक्षण कार्य के बाद से हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करें और उस आयोजन को किस समय में कैसे कैसे किस दिन कब करना है उसका रिलेशन उसमें हम रखते हैं। अब आगे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत। आज के समय में लचीला व्यक्ति जो होता है वह आराम से परिस्थितियों के साथ में समायोजित हो जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है आज के परिवेश में हम कह सकते हैं। तो अगर आपके समय सारणी में लचीलेपन का गुण नहीं रहेगा कि उसको किसी परिस्थिति में किसी भी रूप में पढ़ाया जा सके, घटाया जा सके, अपनी सुविधा के अनुसार उसको किया जा सके, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो निश्चित तौर से समय सारणी कहीं न कहीं आगे जाके वह फेल हो जाएगी और संगठन ने जो विश्वास के साथ में जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए लचीलेपन का गुण बहुत ही आवश्यक है। लचीलेपन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान आप सब जानते हैं कि स्थानीय परिस्थितियाँ क्या हैं। अगर आपका विद्यालय कहीं बहुत दुर्गम इलाके में है, पहाड़ पर है, रेल की सुविधा दिक्कत होती है, बस की सुविधा किस प्रकार से है पहुँचने की, तो अगर ठंडक का समय है, गर्मी का समय है, बालक किस प्रकार से पहुँचेगा आप एक कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानीय परिस्थितियों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बालक किस प्रकार से किस साधन से वहाँ तक पहुँचता है, उसका समय कितना लगता होगा और कब वह अच्छे ढंग से वहाँ पर पहुँच जाए और अपने घर को वह फिर वापस आ जाए। इसका ध्यान हम इस सिद्धांत के माध्यम से देते हैं। फिर आपका जो स्थानीय जलवायु का सिद्धांत, स्थान विशेष में जलवायु विशेष
में अंतर होता है। अलग अलग जलवायु, कहीं ठंडक का मौसम होता है, कहीं कहीं गर्मी का मौसम, कहीं कहीं ठंडा का मौसम होता है। बहुत जगह आप देखे होंगे, आपको कहीं अगर आप समर वैकेशन कहीं होता है, कहीं विंटर वैकेशन होता है, हम कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बहुत जगह ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर जाड़ों में 1.5 महीने की छुट्टी हो जाती है, 2 महीने की छुट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुदरती कहर उस समय होता है, बच्चा अच्छे ढंग से वहाँ पर पढ़ नहीं सकता है, बीमार पड़ सकता है। तो अब इधर हमारे यहाँ पूर्वांचल में, जहाँ जैसे गोरखपुर जैसे इलाके में, हम यहाँ पर गर्मियों में भयंकर गर्मी से पीड़ित होते हैं। तो मई जून में अक्सर गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, मई में थोड़े दिन बाद से फिर गर्मियों की छुट्टी कर दी जाती है। तो ये स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर है कि किस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। इस सिद्धांत में हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब इसके बाद से जो आपका एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि समय सारणी की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो आवश्यकता के साथ में आप इसमें एक और चीज जान लें कि अगर आवश्यकता अगर कोई आपसे पूछता है तो यही इसका महत्व नहीं होगा। ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा उलझना न पड़े, ठीक है। ये आपका महत्व भी हो गया। देखिए थोड़ा सा पूरा ब्लैक बोर्ड है इसके नाते से, लेकिन ये आवश्यकता, धन, ये महत्व, एक ही चीज आप उसमें डालेंगे, दोनों का उत्तर एक होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो उसको उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। अब हमारा समय सारणी की आवश्यकता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय सारणी एक दर्पण है, जिस दर्पण के माध्यम से हम विद्यालय के समस्त जो प्रवृत्तियाँ होती उसकी झलक मिलती है, उसका दर्शन मिलता है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो इसमें इसकी आवश्यकता सबसे पहले तो हमको विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए है। बालक में उपयुक्त गुण का विकास हो, वह एक अच्छा नागरिक बने, भारत का एक अच्छा नागरिक बने, इसके लिए हम उसको तैयार करते हैं समय सारणी के माध्यम से। विषय वस्तु का समन्वय, विभिन्न प्रकार के विषयों का समन्वय किस प्रकार से हो सकता है उसकी भी आवश्यकता, और इसका महत्व इसी से जाना जा सकता है कि इस प्रकार के विषयों के लिए हमने कितना समय का आवंटन किया है और उनका समायोजन, उनका समन्वय किस प्रकार का है। विद्यालय कार्यों का नियोजन, उनका नियोजन किस प्रकार का है कि हम पहले से विद्यालय कार्यों का अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारी व्यवस्था है अव्यवस्थित हो जाएगी, शिक्षणोत्तर कार्य प्रभावित होंगे। तो इसके महत्व को हम इस विषय वस्तु के आधार पर अर्थात विद्यालय के नियोजन के आधार पर हम भुला नहीं सकते हैं। अब विषयों की महत्ता और आवश्यकता के अनुसार समय प्रदान करने में, इसके नाम से ही जाहिर है, जैसा आप जानते हैं कि विषय की महत्ता अगर हमको जाननी है, उसका जो आवश्यकता अनुसार समय प्रदान करने के लिए हमको समय सारणी के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, उसकी आवश्यकता हमको पग पग पर पड़ेगी। और कार्यभार का वितरण, कार्यभार का वितरण हम शिक्षक को किस प्रकार, कौन से शिक्षक किस प्रकार के कार्य दायित्व को निभाएंगे, इसके लिए हमको कार्य का वितरण करना पड़ता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी आवश्यकता को समय सारणी में इसको भुला नहीं सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है कि अगर 6:30 घंटे आपका विद्यालय खुलता है तो समय का पूरा होल उसका किस प्रकार से हम समय का सदुपयोग करें, तो इसका भी हम ध्यान देंगे। और विद्यालय के समस्त कार्य निर्बाध गति से चले, सुचारू रूप से चले। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिम्मेवार अधिकारी नहीं आते हैं तो भी आपका विद्यालय जो है वह सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, निर्बाध गति से चले। मान लीजिए प्रिंसिपल ना आए, प्रशासक ना आए, प्रबंधक ना आए, लेकिन एक निश्चित समय सारणी के अनुसार सारे कार्य जो हैं आपके समय पर संचालित हों।
तो हमने आज समय सारणी के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।